वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का एक पास्ट एग्जाम कर रहे हैं ऑटम 2019 से, जिसका टाइटल है फ्राइडे ट्रेडर्स और ये 18 मार्क्स का क्वेश्चन है। फ्राइडे ट्रेडर्स एफटी इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग ब्लेंडर्स एंड जूसर्स। FT purchases its products from Sigma Electronics. FT is presently negotiating with a bank for a long-term loan and has been asked to provide the latest financial statement. Since FT does not maintain proper accounting records, you are requested to prepare the financial statement from the following information. तो हमें अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है और उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन एसेट और लाइबिलिटीज़ की है। एज ऑन 1 जनवरी 2018, यानी ये हमारे पास कुछ ओपनिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का डाटा है, जिसमें इक्विपमेंट जो 40% डेप्रिशिएट होकर नेट वैल्यू दी हुई है, स्टॉक जिसमें ब्लेंडर्स के बारे में बताया हुआ है कि वो डबल ऑफ द जूसर्स हैं, प्री पेमेंट्स हैं, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड डेटर्स पेबल टू सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक्स, सैलरीज पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ओपनिंग एसेट और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू से हम फिर फाइंड आउट कर सकेंगे कि हमारा ओपनिंग कैपिटल क्या है। इसके बाद इंफॉर्मेशन नंबर 2 है, सेल्स ऑफ ब्लेंडर्स आर मेड ऑन क्रेडिट वाइल जूसर्स आर सोल्ड ऑन कैश बेसिस। तो ये सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स को फाइंड आउट करने में हमें इंफॉर्मेशन हेल्प करेगी, और फिर कैश और क्रेडिट का ख्याल रखेंगे तो हमें ये आइडिया होगा कि ट्रेड डेटर्स में सिर्फ हम जूसर्स की सेल को कंसीडर कर रहे होंगे और कैश अकाउंट में हम सिर्फ कैश अकाउंट में सिर्फ जूसर्स को और ब्लेंडर्स को सिर्फ रिसीवेबल में डील कर रहे होंगे। थर्ड इन्फॉर्मेशन है, up to last year, FT was earning a gross profit of 30% on cost of blenders and 35% on sale value of juicers. तो एक प्रोडक्ट पे मार्कअप है, एक प्रोडक्ट पे मार्जिन है, और विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2018 FT इंक्रीज सेल प्राइसेस ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स बाय 20%। तो इसका मतलब है कि ड्यूरिंग द ईयर जो मार्कअप और मार्जिन है उनके अंदर चेंज आ जाएगा। एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ जूसर्स ओनली बाय 40%। तो साथ ही उन्होंने 1 जनवरी 2018 यानी ओपनिंग टाइम से प्राइस ऑफ जूसर्स जो थी वो भी, उनकी परचेज प्राइस भी चेंज हो गई थी। तो सेल प्राइस में भी चेंज आया है और कॉस्ट के अंदर भी चेंज आया है, तो इसको भी हमें इनकॉर्पोरेट करना होगा। 60% ऑफ द अमाउंट ऑफ परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर रिप्रेजेंट्स ब्लेंडर। तो हम इसका मतलब है कि परचेज को 60 और 40 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देन वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट समरी ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर, जिसमें रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स और पेमेंट्स में सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक्स यानी पेबल्स को जो पेमेंट की, इंश्योरेंस जो की है 1 ईयर की, रेंट, इक्विपमेंट और सैलरीज एंड वेजेस के लिए जो पेमेंट है वो गिवन है, और फिर टोटल ऑफ द पेमेंट्स भी गिवन है। फिक्स इन्फॉर्मेशन है कि डेटर्स अमाउंटिंग टू 138,000 आर कंसिडर्ड एज इरिकवरेबल। इट मीन्स कि ये हमें बैड डेट के तौर पर रिकग्नाइज करने होंगे। रेंट ऑफ द प्रीमिसेस वाज इंक्रीज बाय 30% विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2018। तो रेंट की एडजस्टमेंट में हमें देखना होगा कि अगस्त तक हमारा रेंट जो था वो कम था और फिर 30% चेंज हो जाएगा, तो 4 मंथ्स का रेंट अलग और 8 मंथ्स का रेंट अलग हमें कैलकुलेट करना होगा। देन वी हैव इंफॉर्मेशन नंबर 8 कि फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड फ्रॉम कैश सेल्स एंड रिमेनिंग अमाउंट्स वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो हमें कैश सेल्स की अगर वैल्यू पता चल जाएगी तो ये पेमेंट्स हम रिकॉर्ड कर लेंगे, और फिर डिफरेंस जो होगा वो बैंक में जो पैसे जमा करवाए गए हैं वो पता चल जाएंगे। इंफॉर्मेशन नंबर 9 में इक्विपमेंट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो सिंपली 8% ऑन कॉस्ट गिवन है। इसके बाद इंफॉर्मेशन नंबर 10 जो है, इसमें हमें कुछ क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, जिसमें खास तौर पर स्टॉक जूसर्स और ब्लेंडर्स का दिया हुआ है, पेबल टू सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ट्रेड पेबल का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, और सैलरीज पेबल का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो सैलरीज का भी टी अकाउंट बना लेंगे। फिर एक पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जो स्टॉक है ये कंप्राइज ऑफ स्टॉक परचेज इन 2018 है। इसका मतलब है कि जो ओपनिंग स्टॉक था वो सारे का सारा सेल हो चुका है। ओपनिंग स्टॉक के ऊपर हमारी कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं है जिसकी बेस पर हमें जो है कैलकुलेशंस को कंसीडर करना हो। तो ये हमारे पास जो डाटा था, और इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनानी है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है फॉर द ईयर एंडेड एंड एज एट 31 दिसंबर 2018। तो इस क्वेश्चन की बेस पर जो हमारा आंसर है उसमें हमें क्या क्या बनाना चाहिए, तो हम सबसे पहले तो एक फॉर्मेट बना लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का, और उसके बाद हम फॉर्मेट बना लेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, जिसके अंदर हम कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको मेंशन भी कर देते हैं कि जो हमें मेन हेडिंग्स बनानी होंगी। तो नॉन करंट एसेट्स,
करंट एसेट्स, इक्विटी, और कोई लॉन्ग टर्म लोन का जिक्र तो नहीं है, तो फिर करंट लायबिलिटी। इसके अलावा हमें एक वर्किंग मल्टीपल कॉस्ट स्ट्रक्चर पे बनानी होगी, जिसमें फोकस हमारा ये होगा कि हम जो जूसर और ब्लेंडर है उसके अलग अलग, क्योंकि मार्कअप मार्जिन है और उसमें चेंजेस हैं, तो उसको ज़रा प्रॉपरली अंडरस्टैंड भी कर सकें और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकें। फिर हमें कुछ टी अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली एक तो टी अकाउंट हमारे पास पेबल्स का बनेगा, और सारा सामान क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक्स से आ रहा है तो उन्हीं के नाम का अकाउंट बना लेंगे। फिर एक अकाउंट हमें कैश का भी बनाना चाहिए, जिससे हम बेसिकली, क्योंकि बैंक में कुछ डिपॉजिट करवाया गया है लेकिन उसका क्वेश्चन में रेफरेंस नहीं है, तो वो फाइंड आउट कर लेंगे। देन ऑब्वियसली हमें बैंक अकाउंट बनाना है, जिससे हमें कोई ना कोई फिगर मिल जाएगी, मे बी क्लोजिंग बैलेंस और मे बी एनी स्पेसिफिक पेमेंट। फिर हमें ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बना लेना चाहिए, जिससे मे बी हमें सेल्स मिल जाए, और दूसरा ये हो सकता है कि हमें कोई कैश की अमाउंट मिल सकती है। वैसे क्लोजिंग रिसीवेबल भी गिवन नहीं है तो वो भी फाइंड आउट हो सकते हैं। देन वी नीड सैलरीज, क्योंकि क्लोजिंग सैलरीज का पेबल दिया हुआ है, और रेंट की भी कुछ ना कुछ प्री पेमेंट गिवन है, तो उसके लिए भी हमें अकाउंट बना लेना चाहिए। तो ये हमारी कुछ वर्किंग्स हो जाएंगी। इसके अलावा अगर कोई वर्किंग की रिक्वायरमेंट होगी तो वो हम इसके बाद इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो ये हमने एक ब्रीफ सेटअप बना लिया, और अब हम क्वेश्चन की डाटा को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर हमारे पास ओपनिंग एसेट एंड लाइबिलिटीज़ हैं, और इन ओपनिंग एसेट और लाइबिलिटीज़ का जो इम्पैक्ट है वो, एक तो हमें ज़ाहिर बात है इन्हें अपने ओपनिंग आइटम्स के तौर पे लिख लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम इन सारे आइटम्स को अपने ओपनिंग के तौर पे लिख लेते हैं, फिर इनका सेकंड इफेक्ट लेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हम इक्विपमेंट लिख लेंगे कि लास्ट ईयर दैट वाज 2490। फिर हमारे पास दूसरी वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो स्टॉक की गिवन है, यानी इन्वेंट्री की, दैट इज़ 3705। फिर हमें प्रीपेड रेंट दिया हुआ है, तो प्रीपेड रेंट जो है वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे 280 का। देन हमें जो है ट्रेड डेटर्स दिए हुए हैं, तो वो भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं 1410 के। और इसके बाद हमारे पास जो गिवन है अमाउंट वो पेबल टू सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उसे हम करंट लाइबिलिटीज़ में रिकॉर्ड कर लेते हैं एज ट्रेड पेबल्स, एंड दैट फिगर इज 3600। देन वी हैव सैलरीज पेबल, that amount is 98, and we have bank overdraft, so that would be 740। तो ये हमारे पास जो है 7 इंफॉर्मेशन थी जिनको हमने अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज ओपनिंग बैलेंस मेंशन कर लिया। अब इन 7 इंफॉर्मेशन को कि हमें जो है ना कुछ सेकंड इम्पैक्ट्स को भी कंसीडर करना चाहिए। एक तो ज़ाहिर बात है कि जो इक्विपमेंट है वो तो फिर करंट ईयर की जब डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करने लगेंगे तो तब इसको कंसीडर करेंगे। स्टॉक का इम्पैक्ट ये है कि स्टॉक हमारे पास ओपनिंग के अंदर भी रिकॉर्ड होना चाहिए,
तो जहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में इसको रिकॉर्ड करते हैं, तो अब स्टॉक को कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिकॉर्ड कर लेंगे, प्रीपेड रेंट को उसे रिकॉर्ड कर लेंगे, रिसीवेबल का भी हम रिकॉर्ड करेंगे, पेबल का भी बना रहे हैं, सैलरी अकाउंट बना रहे हैं और बैंक का भी टी अकाउंट बना रहे हैं। तो स्टॉक को कॉस्ट ऑफ सेल्स में और बाकी जो आइटम्स हैं हमारे पास उनको हम उनके रेलिवेंट टी अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स हम बनाएंगे, और उसमें हमें ओपनिंग इन्वेंट्री मेंशन करनी है 3705। अपने टी अकाउंट्स की तरफ आते हैं, तो हमारे पास पेबल की फिगर है, जो कि ओपनिंग 3600,000 है। कैश की फिगर नहीं गिवन, तो कैश का बैलेंस ओपनिंग के तौर पर हम 0 ले लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, तो इसका भी क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे, और उसके बाद रिसीवेबल्स का बैलेंस भी गिवन है, दैट इज़ 1410। उसके बाद सैलरीज का एक्रूवल गिवन है, तो ये लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड पर लिख देंगे 98। और फिर हमारे पास रेंट की प्री पेमेंट गिवन है, तो ये डेबिट साइड पर एसेट के तौर पर रिकॉर्ड होगा 280। तो ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, इसका हमने एक इम्पैक्ट भी ले लिया और इसका सेकंड इम्पैक्ट भी ले लिया। इक्विपमेंट को हम तब कंसीडर करेंगे जब हमने उसकी डेप्रिसिएशन भी लेनी होगी, तो इसके दोनों इम्पैक्ट्स आ गए। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन 2, 3 एंड 4 है, इसको हम ज़रा बाद में देखेंगे। उसकी वजह ये है कि इसका ताल्लुक मार्कअप और मार्जिन से है, और ये काफ़ी कम्प्लेक्स एरिया है। तो जब तक हमारे पास परचेजेस की फिगर नहीं मिल जाती या कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स में से कोई एक चीज़ हम आइडेंटिफाई नहीं कर लेते, तब तक इस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली यूज़ नहीं किया जा सकता। तो हम इन्फॉर्मेशन नंबर 5 की तरफ आएंगे। अब इंफॉर्मेशन नंबर 5 की तरफ आते हैं, तो हमारे पास रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर गिवन है, और उसके बाद पेमेंट्स में सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक्स और इंश्योरेंस, रेंट, इक्विपमेंट, सैलरीज एंड वेजेस वगैरह गिवन हैं, और टोटल पेमेंट्स भी फिर हमारे पास हैं। तो पहले तो हम इनकी रिसीट्स और पेमेंट्स को, एक इम्पैक्ट तो इसका बैंक में जाना चाहिए, तो वो इम्पैक्ट हम रिसीट्स और पेमेंट का रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो बैंक अकाउंट के अंदर जो रिसीवेबल से पैसे मिले 6570, वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे, और इसका जो सेकंड इम्पैक्ट है वो रिसीवेबल में ही जाना चाहिए। तो इसका सेकंड इम्पैक्ट भी रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन उसके अलावा हमारे पास पेमेंट्स हैं, तो पेमेंट्स अलग अलग भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन टोटल क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम वही टोटल यूज़ कर लेते हैं, ताकि हमारा टी अकाउंट तो फिर बन ही जाएगा। तो ये हमने पेमेंट्स भी रिकॉर्ड कर ली। सो रिसीट फ्रॉम कस्टमर के तो दोनों इफेक्ट हमारे रिकॉर्ड हो गए, और पेमेंट्स जो हैं उनका हमने एक जो टोटल इम्पैक्ट था वो रिकॉर्ड कर लिया। अब पेमेंट्स के इंडिविजुअल इम्पैक्ट को रिकॉर्ड करना है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने 8850 दिए हैं, तो इसको सबसे पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये सेकंड इम्पैक्ट हो गया, इसका भी सेकंड इम्पैक्ट हो गया। इंश्योरेंस हमने पे की है 204 की, लेकिन ये 1 फरवरी से स्टार्ट हो रही है पूरे 1 ईयर की, तो इसका मतलब है कि फरवरी से दिसंबर तक 11 मंथ्स बनते हैं। 11 मंथ्स का एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए और 1 मंथ की प्री पेमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए, तो इसका एक्सपेंस और प्री पेमेंट हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो 204 का 11 मंथ्स का हमने एक्सपेंस बनाना है,
तो दैट अमाउंट वुड बी 187 और 1 मंथ की इसकी प्रीपेमेंट रिकॉर्ड कर देते हैं। So that would be 17। इंश्योरेंस के बाद रेंट है। तो इसकी अमाउंट हमें गिवन है 826। इसके बाद इक्विपमेंट है 550 का। तो पहले हमने इक्विपमेंट की अमाउंट छोड़ दी थी, उसको भी ले लेते हैं और ये 550 भी ऐड कर देते हैं। 2490 और 550 का यहाँ से भी इक्विपमेंट ले लेते हैं। सो इक्विपमेंट जो है हमारा करंट ईयर में और अभी क्योंकि इसमें से डेप्रिसिएशन लेस होनी है तो भी हम फाइनल फिगर नहीं लिखेंगे। इसके बाद सैलरीज एंड वेजेस हैं, तो इसको भी सैलरीज एंड वेजेस के टी अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो इन सारी इंफॉर्मेशन का भी हमारा जो इम्पैक्ट है, 2 इम्पैक्ट्स रिकॉर्ड हो गए। अब हम इंफॉर्मेशन नंबर 6 की तरफ आते हैं, जिसमें हमारे पास बैड डेट्स हैं कि डेटर्स अमाउंटिंग टू 138,000 आर कंसीडर्ड एज इरिकवरेबल। इसके 2 इम्पैक्ट्स होंगे, एक तो हम इसे बैड डेट एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेंगे, दूसरा रिसीवेबल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास रेंट की इंफॉर्मेशन है कि रेंट ऑफ द प्रीमिसेस वाज इंक्रीज्ड बाय 30% विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2018, यानी अगस्त तक हमारा पुराना रेंट होगा और उसके बाद सितंबर से हमारा न्यू रेंट होगा जो 30% इंक्रीज होगा। अब ना हमें इंक्रीज रेंट की अमाउंट पता है, ना हमें प्रीवियस रेंट की पर मंथ अमाउंट पता है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि पहले प्रीपेड रेंट क्या दिया। तो प्रीपेड रेंट पहले अप्रैल तक का दिया हुआ था 280, यानी जो 4 महीने का रेंट था वो 280 था। तो अब 4 महीने का अगर आपको रेंट पता है तो आप 1 मंथ का रेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1 मंथ का रेंट फाइंड आउट करेंगे और फिर रेंट कोई इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास ये गिवन है इसकी बेस पर हम कैलकुलेशंस कर लेंगे। सो यहाँ हम रेंट का टी अकाउंट बना रहे हैं, इसके साथ ही हम रेंट एक्सपेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पर मंथ अगर हमने रेंट कैलकुलेट करना है तो 280,000 का रेंट है 4 मंथ्स का, तो 4 मंथ से डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास पर मंथ रेंट आ जाएगा 70,000 का। अब हम कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं, लाइक ये कि जनवरी टू अगस्त जब रेंट इंक्रीज़ नहीं हुआ था तो हमारा 70 के हिसाब से रेंट चल रहा होगा, ये 8 मंथ्स बनते हैं, तो दैट वुड बी 560। उसके बाद सितंबर से क्योंकि रेंट इंक्रीज़ हो गया तो सितंबर टू दिसंबर 70 इंटू 130%, 30% इंक्रीज़ के साथ, और ये 4 मंथ्स का रेंट होना चाहिए। तो ये अमाउंट हमारी बनेगी 364। अब इस पे हम टोटल कर लेते हैं, तो 924 हमारे पास टोटल आ जाएगा। ये 924 का जो टोटल है ये हम रेंट के अकाउंट में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि जी प्रॉफिट और लॉस में हमारा जो एक्सपेंस है वो 924 होना चाहिए। तो वर्किंग 7 की बेस पर हमने रेंट की ये फिगर फाइंड आउट कर ली, तो इसको हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है जिसके अंदर हमें
कुछ पेमेंट्स दी हुई हैं कि फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड फ्रॉम कैश सेल्स एंड रिमेनिंग अमाउंट्स वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो इन तीनों अमाउंट्स का एक इम्पैक्ट तो ये होगा कि इन्हें हम कैश के अंदर रिकॉर्ड कर लें। सो हमने जहाँ कैश अकाउंट बनाया हुआ है वहाँ हम ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 186 की, सैलरीज एंड वेजेस हैं 124 की, ड्राइंग्स हैं 477 की। तो कैश के अंदर तो इसका फर्स्ट इम्पैक्ट था। सेकंड इम्पैक्ट जो है वो हमारा जाना चाहिए रेलिवेंट चीज़ों का उनकी रिस्पेक्टिव जगह पे। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस को हम एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेंगे, में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन इसका क्योंकि वहाँ पे वर्क कर लेंगे, और ड्राइंग में रिकॉर्ड होंगी। तो इन तीनों आइटम्स का जो रेलिवेंट जगह पर इम्पैक्ट है वो इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो एक्सपेंसेस में रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 186। उसके बाद वर्किंग्स की तरफ चलते हैं। तो सैलरीज के अंदर कैश से पेमेंट है 124, और इक्विटी के अंदर हमें अपनी ड्राइंग्स लिखनी पड़ेंगी जो कि कैपिटल में से लेस होती हैं। तो दैट वुड बी 477। यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि कैपिटल भी आएगा और प्रॉफिट भी हम ऐड कर रहे हैं। सो इन्फॉर्मेशन नंबर 8 भी कवर हो गई। अब इन्फॉर्मेशन नंबर 9 है कि इक्विपमेंट को डेप्रिशिएट करना है एट 8% ऑन कॉस्ट। हमारे पास इक्विपमेंट की कॉस्ट नहीं है। क्वेश्चन में जो इक्विपमेंट की वैल्यू दी हुई है वो नेट बुक वैल्यू दी हुई है कि 40% डेप्रिशिएट के 2490 का है, और फिर हमारा एक एडिशन भी था इक्विपमेंट के अंदर के 550 का एडिशन हुआ है। तो हमें इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन के लिए पहले उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर हम उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो इस पर एक वर्किंग बना लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इक्विपमेंट 2490, 40% डेप्रिशिएटेड है, मतलब कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 60% है। तो डिवाइड करेंगे 60 से ताकि 1% की वैल्यू आ जाए, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो दैट वुड बी 4150। फिर जो हमारे पास एडिशन हुआ है दैट इज़ 550, और फिर हम इसको टोटल कर लेंगे, दैट वुड बी 4700। अब हम इसकी डेप्रिसिएशन सिंपली जो हमें रेट दिया हुआ है 8% का उस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 4700 का 8% बनेगा 376। ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो है एज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। दैट वुड बी 376, और दूसरी तरफ हम इसे इक्विपमेंट में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास इक्विपमेंट की वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट वुड बी 2664। इसके बाद हमारे पास कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं, जिसमें एक तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है। सो ये हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद पेबल टू सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक्स दिया हुआ है। तो ये पेबल में हमारा, अच्छा जो स्टॉक है इसका इफेक्ट भी ले लेते हैं करंट एसेट्स के अंदर पहले।
अब पेबल टू सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक्स, एक तो हम अपने टी अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, दूसरा करंट लाइबिलिटीज़ में। सैलरीज पेबल को भी एक टी अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे और दूसरा अपने जो है करंट लाइबिलिटीज़ में। तो पहले करंट लाइबिलिटीज़ में रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो ट्रेड पेबल्स की फिगर हमारे पास बनेगी 2420 जो गिवन है, और सैलरीज पेबल की फिगर गिवन है 134। ये फिगर्स हम अपने टी अकाउंट में भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो पेबल का क्लोजिंग बैलेंस हमें बताया हुआ है 2420, और सैलरीज का क्लोजिंग बैलेंस पेबल का बताया हुआ है 134। सो अब हमारा बेसिक डाटा काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। जो इन्फॉर्मेशंस थी, हमने इन्फॉर्मेशन नंबर 10 को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया है, लेकिन सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स का डाटा अभी भी हमने यूज़ नहीं किया। और इन्फॉर्मेशन नंबर 2, 3 एंड 4 इनको अब हमने फोकस करना है। लेकिन इससे पहले हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी बाकी वर्किंग्स फाइनलाइज हो सकती हैं उनको कर लें, ताकि उनकी बेस पर इनके अंदर हम फिगर्स यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले अगर हम ट्रेड पेबल्स को देखते हैं तो हमारे पास परचेजेस की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन टोटल करेंगे पहले। सो एज अ बैलेंसिंग फिगर वी गेट परचेजेस 7670। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो कैश का काउंट अभी हम फाइनलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सेल से क्या पैसे आए और बैंक में क्या गए, तो वो अभी हमारे पास रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। और पैसे बैंक में जमा करवा दिए जाते हैं, तो जस्ट वी कैन से दैट कि क्लोजिंग बैलेंस जो है वो ज़ीरो एज्यूम किया जा सकता है, बट स्टिल देयर वुड बी इंफॉर्मेशन मिसिंग कि बैंक में कितने पैसे डिपॉजिट हुए और सेल से कितने पैसे हैं। दो फिगर मिसिंग है, तो हम फाइंड आउट अभी नहीं कर सकते। इसी तरह बैंक में अगर हम बात करते हैं तो जब तक कैश से बैंक में कितने पैसे गए वो नहीं पता चलते, तो कैश से आए कितने यहाँ पर वो फाइनलाइज नहीं होंगे, तो इसका भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं पता चलेगा। रिसीवेबल से भी हमें जो है क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं पता और सेल्स भी नहीं पता, दो फिगर्स मिसिंग है। सैलरीज को हम टोटल कर लेते हैं बहरहाल। और हमारे पास इसकी फिगर आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस की 845। सिमिलरली रेंट अकाउंट को भी हम फाइनलाइज कर सकते हैं, और रेंट अकाउंट में हमने बैंक मिस किया हुआ है। ये जो 8 to 6 की इंफॉर्मेशन थी इसको अब इनकॉर्पोरेट कर देते हैं और टोटल करेंगे। तो एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें वो अमाउंट मिल जानी चाहिए जो क्लोजिंग बैलेंस है अब रेंट का। सो दैट वुड बी 182। तो सैलरीज की फिगर हम प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस लिखेंगे और रेंट की प्रीपेमेंट मेंशन कर देंगे। प्रीपेड रेंट भी हो गया। सो अब हम चलते हैं और अपनी मेन वर्किंग्स बनाते हैं, तो उसमें हम इंफॉर्मेशन देखते हैं कि हमारे पास क्या है। तो एक इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास ये है कि जो ओपनिंग स्टॉक था वो 3705 का है, लेकिन उसमें ये बताया हुआ है कि स्टॉक वैल्यू ऑफ ब्लेंडर जूसर्स का डबल है, यानी अगर जूसर्स की वैल्यू 1 है तो ब्लेंडर्स की वैल्यू 2 है, तो टोटल एक की वैल्यू 1/3 और एक की वैल्यू 2/3 है। तो इससे हम ओपनिंग स्टॉक को बाइफरकेट कर सकते हैं। फिर जो हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसमें यह बताया हुआ है कि सेल्स ऑफ ब्लेंडर्स आर मेड ऑन क्रेडिट while juicers are sold on cash basis. Up to last year, FT was earning a gross profit of 30% on cost of blenders and 35% on sales value of juicers. With effect from 1st January 2018, FT increased sale prices of both the products by 20%, and Sigma Electronics increased the prices of juicers only by 40%. 60% of the amount of purchases made during the year represents blenders.
तो हम सबसे पहले जो है इसमें ओपनिंग स्टॉक को फोकस करते हैं, और ओपनिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन जो है ये गिवन है कि जो स्टॉक है वो दिया हुआ है। साथ ही हमें ये बात भी पता चल रही है कि जो परचेज़ की प्राइसेस ईयर एंड के बाद चेंज हुई हैं, तो ईयर के स्टार्ट पर चेंज हुई हैं, तो जो ओपनिंग स्टॉक था जूसर्स का वो पुरानी वैल्यू पे था। तो हमें अपना जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो मल्टीपल 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो पार्ट्स हम डेवलप कर लेते हैं। सबसे पहले हम वो जूसर्स जो ओपनिंग के तौर पर हमारे पास अवेलेबल थे, एक उनको बना लेते हैं। दूसरे नंबर पर वो जूसर्स ले लेते हैं जो ड्यूरिंग द ईयर परचेज़ किए गए हैं। तीसरे नंबर पर हम ब्लेंडर्स ले लेते हैं, और चौथे नंबर पर हम एक टोटल का कॉलम बना लेते हैं। अब जूसर्स की एक तो वैल्यूज़ की कैलकुलेशन होगी, और फिर एक हम परसेंटेज की अमाउंट ले लेंगे। यही चीज़ें परचेज में भी और ब्लेंडर्स में भी। टोटल के अंदर हमें सिर्फ जो है वो रुपीज़ की वैल्यू में इंटरेस्ट है। तो अब हम यहाँ पर बनाएंगे सेल्स, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमें ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस और क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेना है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम अपने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू की तरफ आते हैं। तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि टोटल ओपनिंग स्टॉक जो है वो 3705 का है, जिसमें से ब्लेंडर्स जो हैं वो डबल हैं। तो इसका मतलब है कि 1/3 जो है वो जूसर्स हैं और 2/3 जो हैं वो ब्लेंडर्स हैं। तो इसी वैल्यू का 2/3 लेंगे तो हमारे पास, तो एक तो हमें ओपनिंग इन्वेंट्री पता चल गई और वो हम मेंशन कर लेते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में हमारे पास इन्फॉर्मेशन नंबर 4 है जिसे हमें फोकस करना चाहिए, और ये इन्फॉर्मेशन है कि 60% ऑफ द अमाउंट ऑफ परचेजेस जो है वो ब्लेंडर्स को रिप्रेजेंट करती है, तो 40% जो है वो रिप्रेजेंट करती है, इसका मतलब है जूसर्स को। तो परचेज की वैल्यू हमने वर्किंग वन में फाइंड आउट कर ली थी, 7670, इसको यूज़ करते हैं। तो हम परचेजेस की वैल्यू को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि ब्लेंडर्स के ऊपर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 30% ऑन कॉस्ट था। तो इसमें हमने सेल प्राइसेस 20% से इंक्रीज कर दी। तो अब हमारी प्राइसेस में क्या चेंज आएगा वो ज़रा कंसीडर कर लेते हैं। सो हम लेंगे जी सेल्स को पहले। तो सेल्स जो हैं हमारी वो पहले अगर हो रही थी, लेट्स से कि इसमें सेल्स के साथ कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी ले लेते हैं साथ के साथ। तो क्योंकि 30% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कॉस्ट जो है दैट इज़ 100%, और जो सेल्स है दैट वाज 130%। लेकिन फिर सेल्स को 20% से बढ़ा दिया गया, तो दैट वुड मेक अ चेंज, और वो चेंज ये होगा कि अब हमारी सेल्स जो है 20% ऑफ 130 से बढ़कर 156% पर चली जाएगी, क्योंकि 130 का 20% बनता है 26%, तो 26% से इंक्रीज होकर 156
6% हो जाएगी। तो इस इंफॉर्मेशन को अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो इसका मतलब है कि सेल प्राइस अगर अब 156% है तो कॉस्ट जो है दैट इज 100%। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये है कि जूसर्स के ऊपर 35% ऑफ सेल्स वैल्यू है, यानी मार्जिन है, और इसमें भी हमने प्राइसेस जो हैं वो 20% से इंक्रीज़ किए हैं, लेकिन जो हमारी कॉस्ट है वो भी 40% से इंक्रीज़ हो गई है। तो इसको अब देखते हैं। तो इसमें मार्जिन को जहन में रखते हुए हमने सॉल्व करना है। तो मार्जिन को जहन में रखते हुए अगर सॉल्व करना है तो हम देखते हैं कि जी सेल्स प्राइसेस पहले, मार्जिन का मतलब है कि 100% पे थी, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स जो थी 35%, मार्जिन का मतलब है कि दैट वाज 65%। अब हुआ ये कि हमारा जो इंक्रीज है वो 20% से हुआ, और इसका मतलब है कि हमारी प्राइसेस जो बढ़कर कितनी हो गई 120%। अब पहले जब तक ओपनिंग स्टॉक की बात है तो उसमें तो हमारी प्राइसेस चेंज नहीं हुई थी कॉस्ट ऑफ सेल्स में, लेकिन बाद में हमारी प्राइसेस भी चेंज हो गई होंगी। तो क्योंकि यहाँ पर तो हम ये 120% ही ले लेंगे, ये 65% ही था, लेकिन जब प्राइसेस हमने बढ़ा दी, जो परचेज आइटम है उस पर हमारे सप्लायर ने भी प्राइसेस बढ़ा दी। कितने से बढ़ा दी? उन्होंने बढ़ाई 40% ऑफ 65%। तो उनकी प्राइसेस बढ़कर हमारा 91% बन गई, क्योंकि 65% इटसेल्फ और फिर 65% का अगर आप 40% लेते हैं तो वो आपके पास आएगा 26%। तो 65 प्लस 26 91% से ये वैल्यूज़ बढ़ गई। तो इसको भी हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं अपनी वैल्यूज़ के अंदर। सो वी हैव 120% एंड वी हैव 91%, और प्रीवियसली इट वाज कि हम 120% पर सेल कर रहे थे, लेकिन जो स्टॉक आया हुआ था दैट वाज ऑन 65%। तो वर्किंग वन पे हमारी जो बेसिक डाटा है वो हमारे पास एक्यूमुलेट जब हो जाता है तो अब हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। जो ओपनिंग स्टॉक था इसके अंदर हमने परचेजेस शामिल नहीं करनी, तो ये हमारे पास आ जाता है, लेकिन हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू भी चाहिए। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है एंड दैट इज़ 975 एंड 2597, और इसमें क्लियरली बताया हुआ है कि जो 2018 का स्टॉक परचेज हुआ था उसी में से है ये। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर तो जो ओपनिंग वाला स्टॉक है इसमें से तो कोई इन्वेंट्री नहीं बची, और 975 की जूसर्स की बच गई और ब्लेंडर्स की 2597 की बच गई। तो बेस्ड ऑन दिस हम अगर अब फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ओपनिंग वाला स्टॉक की तो कॉस्ट हमारे पास 1235 थी। अब हम अगर सेल प्राइस मालूम करना चाहते हैं तो दैट वुड बी 1235 डिवाइड करेंगे 65 से ताकि 1% वैल्यू आ जाए, मल्टीप्लाई करेंगे 120 से तो हमारे पास इसकी सेल आ जाएगी। जो जूसर हमने परचेज किए थे उनकी कॉस्ट हमारे पास बनती है 2093, और इसकी बेस पर सेल प्राइस निकालते हैं तो इसकी जो कॉस्ट है वो 91% को रिप्रेजेंट करती है। हम सेल 120 पे कर रहे हैं तो 2760। ब्लेंडर्स की इसी तरह से हम कॉस्ट निकालते हैं तो दैट इज़ 4475, और अब ब्लेंडर्स की कॉस्ट से अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट 100 को रिप्रेजेंट करती है और सेल प्राइस जो है वो 156% को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6981। तो टोटल सेल्स हमारे पास आ जाती है 12021। इसके बाद हम ऑब्वियसली जो है अपनी इंडिविजुअल फिगर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है टोटल वो 3705 है, परचेजेस 7670 है, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है दैट इज़ 3572। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल 7803 भी आ जाएगी। अब इस सारी इन्फॉर्मेशन को हमने रेलिवेंट जगहों पर इनकॉर्पोरेट करना है ताकि हम चीज़ें कंक्लूड कर सकें। तो सबसे पहले तो हम टोटल सेल प्राइस लिख लेते हैं। परचेजेस हम वर्किंग टू से फाइंड आउट कर चुके हैं, और वर्किंग वन के अंदर भी हमने ये सारी कैलकुलेशन कर ली हैं। तो वहाँ से हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है
फर्दर एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि जूसर की जो सेल है वो कैश बेसिस पर हो रही है, तो जूसर की सेल का टोटल बनता है 5040 और ये हमें कैश में रिकॉर्ड करनी चाहिए। ये फिगर्स हमारे पास वर्किंग वन से आएंगी। और ब्लेंडर की सेल जो है 6981 की, ये रिप्रेजेंट करती है क्रेडिट सेल्स को, ये रिसीवेबल में रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो अब हमारे पास क्वेश्चन का जितना डाटा था उसको हम इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं, तो अब हम अपने टोटल्स की तरफ चलते हैं और पहले वर्किंग्स को ही फोकस करेंगे। तो सबसे पहले वर्किंग वन जो है, इसमें से परचेज़ की फ़िगर फाइंड आउट की, ये हम लिख चुके हैं। अब हम अगर कैश के अकाउंट को टोटल करते हैं तो एक ही अमाउंट मिसिंग है कि हमने बैंक में कितने पैसे जमा करवाए थे, तो वो एज अ बैलेंसिंग फ़िगर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जब ये पता चल गया कि बैंक में पैसे कितने आए थे कैश से, 4253 आए थे, तो फिर अब हम इस अकाउंट को भी टोटल कर सकते हैं। इसमें क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा। दैट वुड बी 1032। ये हम बैंक ओवरड्राफ्ट के तौर पे मेंशन कर देते हैं। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स का टोटल करते हैं। इसमें ये हमारी एक अमाउंट रेंट वाली गलत से रिकॉर्ड हो गई थी, तो कैरी डाउन जो है हम रिकॉर्ड करेंगे, इसका तो टोटल कर लेते हैं पहले। कैरी डाउन वुड बी 1683। और रिसीवेबल का ये क्लोजिंग बैलेंस भी हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए करंट एसेट्स के अंदर। बाकी आइटम्स को हम ऑलरेडी कंक्लूड और रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ चलते हैं। So we can now calculate gross profit as difference between sales and cost of sales, that would be 4218। फिर हम expenses का टोटल कर लेते हैं, तो ये टोटल बनेगा 2656। और अब हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट को हम इक्विटी के अंदर लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब हम जो है टोटल्स की तरफ चलते हैं, तो करंट एसेट्स का टोटल कर लेते हैं। तो हमारे पास इसके बाद एसेट्स का टोटल भी आ जाएगा, दैट वुड बी 8118, जो कि हमने नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स का टोटल किया है। अब अगर हम जो है टोटल करते हैं लास्ट ईयर का, तो वो हमारे पास आ जाता है 7885। फिर हम करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल कर लेते हैं, तो दैट वुड बी 3586। और करंट ईयर का टोटल हम तब कर सकेंगे जब हमारे पास कैपिटल की अमाउंट होगी। तो राइट नाउ हमारे पास कैपिटल की अमाउंट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने
वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर हम देखते हैं कि हम एसेट्स का टोटल ही यहाँ पे लिखते हैं 7885, तो एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें लास्ट ईयर का कैपिटल मिल जाता है 3447 और यही हमारा करंट ईयर का कैपिटल होगा ओपनिंग के तौर पे। अब हम अगर टोटल करते हैं इक्विटी को तो वी गेट 4532 और इसको करंट लाइबिलिटीज़ के साथ ऐड करेंगे तो 8118 और इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एक नज़र फाइनल क्वेश्चन की तरफ डालते हैं। तो हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाई जिसमें सेल्स की वर्किंग फाइंड आउट करना बेसिकली सबसे टेक्निकल था इस क्वेश्चन के अंदर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक्सपेंसेस थे स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। फिर नॉन करंट एसेट बहुत सिंपल था, करंट एसेट्स वर आल्सो सिंपल, इक्विटी और करंट लाइबिलिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वर्किंग वन वाज मोस्ट टेक्निकल क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल कॉस्ट स्ट्रक्चर यूज होना था। तो ओपनिंग जूसर्स को सेपरेट रखना था, परचेज जूसर्स को अलग, और फिर ब्लेंडर्स तो एक डिफरेंट मार्जिन था तो उसको फॉलो करना था। सबसे ज़्यादा टेक्निकलिटी ये थी कि ना सिर्फ ये कि इसके अंदर मार्कअप और मार्जिन यूज़ हो रहे थे, ड्यूरिंग द ईयर वो मार्कअप और मार्जिन जो है वो प्रीवियस जो रेशोज गिवन थी उनसे चेंज भी हो रहे थे जिन्हें हमने इनकॉर्पोरेट करना था। इसके बाद हमारे पास जो हमने ट्रेड पेबल का अकाउंट परचेजेस फाइंड आउट करने के लिए बनाया, कैश का अकाउंट बैंक की फिगर फाइंड आउट करने के लिए, बैंक का अकाउंट उसका क्लोजिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट को फाइंड आउट करने के लिए, ट्रेड रिसीवेबल से उसका क्लोजिंग बैलेंस पता चला, सैलरी से एक्सपेंस की अमाउंट पता चली, रेंट का अकाउंट हमने उसका क्लोजिंग प्रीपेमेंट निकाली, लेकिन रेंट एक्सपेंस भी हमने इंक्रीज के साथ कैलकुलेट किया। ये भी एक टेक्निकल पॉइंट था इस क्वेश्चन का। फिर एक और टेक्निकल पॉइंट जो था लास्ट वन, दैट वाज डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट विच वाज अबाउट के हमने कॉस्ट पहले फाइंड आउट करनी थी वर्क बैक करके, और जब हमें कॉस्ट पता चल गई तो उससे हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।